नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मायावी और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक फॉरेस्ट ऑफिसर की भटकती हुई आत्मा की बहुत ही ज्यादा डरावनी, भयानक और रूह कांप देने वाली कहानी लेकर आया हूं। तो साथियों, आज की कहानी 4 दोस्तों की है। वे अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जंगल में छुट्टियां बिताने गए थे। सबकी उम्र कम थी। जंगल के रहस्यों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि जिस रिलेटिव के पास वे गए थे वो भी उन्हें जंगल के अंदर जाने से मना करते थे। लेकिन उनकी नई नई जवानी थी, नई चीजों को एंजॉय करने का रोमांच उनके अंदर बढ़ता जा रहा था। तो वे किसी भी खतरे की परवाह किए बिना उस जंगल के अंदर अपनी पार्टी करने चले गए। लेकिन उन 4 दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह पर वे पार्टी करने जा रहे हैं वो कितनी भयानक जगह है और वहां एक ऐसी भटकती रूह घूम रही है जिसको जगाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस गलती का एहसास उन्हें तब हुआ जब उनका एक दोस्त उस आत्मा के हत्थे चढ़ गया। इस हादसे में उन्होंने अपने एक बहुत ही प्यारे और जिगरी दोस्त को खो दिया। तो जिस शख्स ने हमारे साथ यह घटना शेयर की है उनका नाम है किशन सिंह शेखावत। हालांकि आज इस घटना को बीते हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन इस घटना को याद करके किशन सिंह आज भी सिहर जाते हैं। और जब उन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की तब उस घटना को याद करके उनके अंदर डर तो था ही, साथ ही अपने उस दोस्त के बिछड़ने का दर्द भी था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की ताकि दुनिया को भी उस भयानक हादसे के बारे में पता चल सके और उनकी उम्र के नौजवान इस बात को समझ सके कि जो गलती उन्होंने की वैसी गलती कोई और ना करे और अपने बड़ों की बात माने। तो साथियों, किशन सिंह की बताई हुई स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज शाम को आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सकें। और हाँ, जितने भी लोग कहानियां सुन रहे हैं वे अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। तो चलिए अब ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम आज की इस स्टोरी को किशन सिंह के परिप्रेक्ष्य से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम किशन सिंह शेखावत है। आज मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है। बात उस वक्त की है जब मैं 10वीं क्लास में था। परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित होने के बीच में अभी काफी वक्त था, इसलिए हमारी गर्मियों की छुट्टियां दूसरे बच्चों से कुछ ज्यादा ही पहले शुरू हो गई थीं। और इन्हीं छुट्टियों का मजा लेने मैं अपने मामा श्री सुमेर सिंह शेखावत जी के पास जा पहुंचा। दरअसल मेरे मामा एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एरिया में। वहां उनका अपना एक कॉटेज था जो गवर्नमेंट ने उन्हें अलॉट किया था। उनके साथ उनके 2 असिस्टेंट ऑफिसर्स भी थे। कुल मिलाकर 2-3 कॉटेज और बाकी पूरा जंगल। वैसे हमेशा रहने के लिए शायद हमें वह जगह अटपटी लगे, बट छुट्टियां बिताने के लिए उस जगह से बेस्ट और कुछ हो भी तो नहीं सकता था। और फिर बात तब की है जब आपके पास ना तो मन बहलाने को मोबाइल फोन हो, ना ही वीडियो गेम या और कुछ। ऐसे में इतनी प्यारी जगह पर आपको रहने को मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो मैं इसी खुशी में कि वहां जंगल में खूब एंजॉय करूंगा सोचकर अपने 2 दोस्त प्रताप और विक्रम के साथ वहां पहुंच गया। मामा जी वहां अकेले ही रहते थे क्योंकि वहां फॉरेस्ट एरिया में वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जो एक फैमिली के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। ऐसे में उनका बेटा भरत भी अपनी छुट्टियां बिताने वहीं आया हुआ था। तो अब हम कुल मिलाकर 4 लड़के हो गए थे जो हमारी वेकेशंस के लिए बहुत अच्छी कंपनी थी। वहां पहुंचते ही मामा जी ने हमें साफ शब्दों में समझा दिया था कि हमें किसी भी हालत में अकेले जंगल में अंदर तक नहीं जाना है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व एरिया है। लेकिन हम तो यहाँ आए ही थे मस्ती करने। सो जब मामा जी राउंड पर निकल जाते उस वक्त हम भी मस्ती करने जंगल की तरफ चले जाते। हम जानते थे कि जिस एरिया में फॉरेस्ट ऑफिसर की कॉटेज होती है वहां गाड़ियों की आवाज और इंसानों की मौजूदगी के चलते
टाइगर की मूवमेंट कम ही होती है, इसलिए हम पूरी तरह निश्चिंत होकर अपनी मस्ती किया करते। हमें जंगल में घूमते फिरते खेलते ऑलमोस्ट 15 दिन होने आए थे। और इस दौरान एक बार मामा जी के साथ राउंड पर जाने के दौरान हमें रियल वाइल्ड टाइगर के दर्शन भी हुए थे, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट की बात थी। मिलाकर कहें तो वहां हमारी वेकेशन मजे से कट रही थी, रोकने टोकने वाला नहीं था। मामा जी और उनके दोनों असिस्टेंट ऑफिसर्स के अलावा उनका एक कुक और एक वहां का केयर टेकर और हम 4 लोग, बस इतने ही गिनती के लोग थे वहां उस फॉरेस्ट में। इसलिए हमारी छुट्टियां वहां मजे से कट रही थी। लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा और स्मूथ चल रहा होता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बिखर कर रह जाता है। शायद उस वक्त हमें जिंदगी की इस हकीकत का जरा सा भी भान नहीं था, इसलिए हम चारों ने वह गलती कर दी जो हमें आज तक चैन से सोने नहीं देती। हम चारों उस वक्त थे ही उम्र के उस दौर में जहां हमें अपने दिवा स्वप्न भी हकीकत लगने लगते हैं और हम वही काम करने में ज्यादा रुचि लेते हैं जिसे करने से हमें मना किया गया हो। तो एक दिन हमने भी कुछ ऐसा ही प्लान बनाया। मेरे दोस्त प्रताप ने मामा जी के असिस्टेंट मनु अंकल से दोस्ती कर ली थी और उनकी गैर मौजूदगी में हम उनके रूम में बैठकर मामा जी से छिपकर सिगरेट पिया करते थे। एक दिन हम ऐसे ही उनके कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहे थे। उसी दौरान प्रताप कुछ उठाने के लिए नीचे झुका और उसकी नजर वहां बेड के नीचे पड़ी, वाइन की बोतल पर जा पड़ी। अब उसने प्लान बनाया कि हम सब वो वाइन पीएंगे। हम तीनों भी उसकी बात से एग्री तो थे, बट उस जगह वाइन पीना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में हमने जंगल में जाकर उस वाइन को पीने का प्लान बनाया। उस वक्त हमें सही गलत किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। हमारे हाथों में वाइन पहली बार आई थी और हम उसे हर हाल में पीना चाहते थे। इसलिए किसी चीज की परवाह किए बिना हमने तय कर लिया कि आज शाम को जब मामा जी राउंड पर जाएंगे, तब हम जंगल में अंदर की तरफ निकल जाएंगे और वाइन पीकर घंटे भर में लौट आएंगे। हमारा प्लान रेडी था, बस अब हमें इंतजार था। तो मामा जी और उनके असिस्टेंट ऑफिसर्स के राउंड पर जाने का। जैसे ही शाम हुई, मामा जी और उनके साथी रोज की तरह राउंड पर निकल गए और हम चारों अपने मिशन पर। हमने वाइन की वह बोतल और उसके साथ थोड़ा नमकीन वगैरह और साथ में चिकन कबाब जो हम दिन में ही खरीद कर लाए थे, सब ले लिया और निकल पड़े शाम के टाइम जंगल में पार्टी करने। आज से पहले हम लोगों में से किसी ने भी वाइन को छुआ तक नहीं था, इसलिए उस बोतल को देख देख कर हमारी बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन हमें अपनी पार्टी के लिए एक अच्छी और सेफ जगह की तलाश थी, जहां ना तो मामा जी और उनके साथी पहुंच सकें और ना ही हमें किसी जंगली जानवर का खतरा हो। अपनी इसी धुन में चलते चलते हम जंगल में काफी अंदर तक आ गए थे। उस धुन में हमें यह तक ध्यान नहीं रहा कि हम रात गए रास्ता भी भटक सकते हैं। आखिरकार हमें अपनी मंजिल मिल गई। हमें जंगल के बीच में ऐसी जगह मिल ही गई जो चारों तरफ से झाड़ियों से घिरी हुई थी, बट उसका बीच का एरिया काफी खुला और साफ था। हमने वहीं पर बैठकर पार्टी करने का फैसला किया और वहीं जमकर बैठ गए। हमने वहीं बैठकर अपनी सिगरेट सुलगा ली और वाइन पीने लगे। साथ में जो नॉन वेज प्रताप लाया था वह तो था ही। उस वक्त हम सब अपनी टीनेज के रंग में ऐसे रंग चुके थे कि सही गलत का हमें कोई अंदाजा ही नहीं था। हमने यह सारी चीजें करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन सब चीजों का अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। हमें डर था तो बस मामा जी और उनके साथियों का, जिनसे बच बचाकर हम यहाँ जंगल तक चले आए थे मौज मस्ती करने। हम वहीं बैठे अपनी मौज मस्ती करने में लगे हुए थे कि तभी अचानक हमें पीछे झाड़ियों में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। पहले मुझे उन झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जब मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा होगा कोई छोटा मोटा जंगली जानवर, और बात टाल दी। फिर मेरे दोस्त विक्रम को ठीक मेरे पीछे वाली झाड़ियां कुछ हिलती हुई सी दिखी। पहले तो उसने भी इस बात को इग्नोर किया, बट थोड़ी देर बाद वो चीज और बढ़ गई। वो झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी, साथ ही सूखे
पत्तों पर किसी के चहलकदमी करने की आवाज हमें साफ सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर हम सब एकदम से चौंक गए, क्योंकि वह आवाज सूखे पत्तों पर किसी जानवर के चलने की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जानवर 4 कदमों से चलता है और उसके चलने से पदचाप की आवाज नहीं आती, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। पर यहां तो ऐसा लग रहा था मानो उन झाड़ियों के पीछे से कोई इंसान चला आ रहा हो, उन सूखे पत्तों की सरसराहट के साथ। अब तो हमें किसी आदमी के चलने से होने वाली बूट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर हम दहल उठे। हमें लगा शायद मामा जी या उनके साथियों में से कोई इसी तरफ चला आ रहा है। हम चारों उस आवाज को सुनकर बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह आवाज लगातार झाड़ियों के पीछे से सुनाई तो पड़ रही थी, पर वहां से निकलकर कोई सामने नहीं आ रहा था। हम सबके चेहरे का रंग तो वैसे भी फीका पड़ चुका था, पर फिर भी जब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी वहां से निकलकर कोई सामने नहीं आया, तो मेरे भाई भरत ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज देकर पूछा, कौन कौन है वहां? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस वहां आवाज अचानक से बंद हो गई। यह इंसिडेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भयानक था, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि उस बीहड़ जंगल में हमारे अलावा कोई और इंसान कैसे हो सकता है, और अगर वह शख्स हमारे मामा जी या उनके साथियों में से कोई था तो वह हमारे सामने क्यों नहीं आया। यही सारी बातें हम सबके दिमाग में चल रही थीं। ऊपर से हम सब ने पहली बार वाइन पी थी, जिसकी वजह से हमें नशा होने लगा था। हमारे सिर चकरा रहे थे, इसलिए उस वक्त हमने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। वो बची हुई वाइन और बचे हुए चिकन कबाब वगैरह सारी चीजें हम वहीं छोड़कर अपने कॉटेज की तरफ निकल गए। हमारी किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि जंगल में इतना अंदर तक आने के बाद भी हम अपना रास्ता नहीं भूले और सही सलामत कॉटेज तक लौट आए। तब तक मामा जी और उनके दोनों साथी राउंड से नहीं लौटे थे, इसलिए हमने अपने मुंह में सुपारी वगैरह भर ली ताकि हमारे पास से वाइन की बदबू ना आए। उसके बाद हम सब दुबक कर सो गए, क्योंकि हम जानते थे कि मामा जी ने हमें उस हालत में देख लिया तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि हमने नशा किया है। इसलिए हमने मामा जी के आने का इंतजार न करते हुए तुरंत बिस्तर में घुस जाने में ही अपनी भलाई समझी। हम चारों उस कॉटेज के एक ही कमरे में एक साथ फर्श पर गद्दे बिछाकर सोते थे। उस रात भी वैसे ही सोए हुए थे। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास मेरी आंख खुली तो मुझे लगा हमारे कमरे में कोई है। कोई मेरे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। पहले तो मुझे लगा मेरे दोस्तों में से कोई है जो नींद न आने की वजह से उठकर कुर्सी पर बैठा है, इसलिए मैंने एक एक करके उन तीनों को आवाज लगाई, कौन कौन है? प्रताप, तू है क्या? भरत भरत, विक्रम विक्रम, जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? अरे कोई तो बोलो, कौन आधी रात को इस तरह उठकर बैठा है? पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उस वक्त हमारे कमरे में काफी अंधेरा था। मेरे दोस्त मेरे पास ही सोए हुए थे, पर उनकी शक्ल मुझे नजर नहीं आ रही थी कि कौन सोया है और कौन उठकर बैठा है। मैंने लाइट जलाकर देखने की कोशिश की, पर उस वक्त शायद पावर कट की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। मैंने एक बार फिर उस शख्स को आवाज देकर पूछा, कौन कौन हो तुम? प्रताप, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर कौन हो तुम? लेकिन सामने से कोई जवाब भी नहीं आ रहा था। अब मेरा मन बेचैन होने लगा था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद मेरे दोस्त मुझसे मजाक के मूड में हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो सो रहे हैं वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे, और जो जागा हुआ है वह भी मेरी किसी बात पर जवाब नहीं दे रहा। इसलिए मैंने भी सोच लिया कि मैं इन लोगों के प्लान में फंसने वाला नहीं हूं, और मैं अपनी चादर तान कर सो गया। मुझे सोए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरा दोस्त विक्रम उठा और झकझोर कर मुझे उठाते हुए बोला, यार किशन, उठना यार। उसकी आवाज सुनकर मेरी नींद खुली और मैं करवट बदलते हुए उबासी लेते हुए बोला, अरे यार विक्रम, सोने दे मुझे और तू भी सो जा। मेरी बात सुनते ही वह हड़बड़ा कर बोला, अरे यार उठना भाई। अबे अबे, कमरे में कोई है? बड़ी ही कंपाती हुई आवाज में उसने कहा। कहाँ? वह बुरी तरह डरा हुआ था, पर मुझे लग रहा था कि वो और मेरे बाकी दोस्त मिलकर
फिर से मेरे साथ वही मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए करवट बदलकर अपने कान पर तकिया लगाकर मैं सो गया, ताकि मुझे उसकी आवाज सुनाई ना दे और मेरी नींद खराब ना हो। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। सुबह 6 बजे जाकर मेरी नींद खुली। अपनी आंखें मसलते हुए मैं उठा और देखा बगल में मेरा भाई भरत और मेरा दोस्त प्रताप तो अब भी लेटे हुए थे, पर मेरा दोस्त विक्रम वहां नहीं था। मुझे लगा वह फ्रेश होने गया होगा, इसलिए थोड़ी देर वहीं बिस्तर पर बैठकर मैं उसके आने का वेट करने लगा, ताकि उसके आते ही मैं फ्रेश होने जा सकूं। पर 5-10 मिनट बैठने के बाद भी जब वह नहीं आया तो मैं अपने बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम और टॉयलेट दोनों का दरवाजा बाहर से ही बंद था। इसका मतलब विक्रम वहां भी नहीं था। पर अगर विक्रम वहां नहीं था तो फिर था कहां? मुझे लगा यही कहीं गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। यही सोचकर मैं फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर मैं रूम में आया। तब तक प्रताप और भरत भी जाग चुके थे और मामा जी का कुक हमारे लिए चाय लेकर आ गया था। उसके हाथों में 4 चाय देखकर एक बार फिर मैं चौंका, क्योंकि अगर विक्रम मुझसे भी पहले उठा था तो स्वाभाविक था कि चाय भी उसने तभी पी होगी जब मामा जी और उनके साथियों के लिए चाय बनती है। पर उस कुक को तो खुद ही पता नहीं था कि विक्रम कहाँ है। मैंने प्रताप और भरत से भी उसके बारे में पूछा और पिछली रात उनके द्वारा की गई मस्खरी की भी बात की। मेरी बात सुनकर वह दोनों चौंक उठे। मेरी बात का जवाब देते हुए मेरा भाई भरत बोला, अरे भाई क्या बोल रहा है, हमने तो कोई मस्खरी मजाक नहीं किया तेरे साथ। मेरे दोस्त प्रताप ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। पहले तो मुझे लगा कि वह दोनों झूठ बोल रहे हैं, पर फिर मैंने उनकी बातों पर गौर किया तो समझ आया कि अगर यह दोनों झूठ भी बोल रहे हों तब भी विक्रम अचानक कहाँ गायब हो गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि ना तो इन दोनों को रात वाली मस्खरी वाली बात याद थी और ना ही विक्रम के बारे में कुछ पता था। फिर मुझे ध्यान आया कि रात को पहले मुझे एहसास हुआ था कि हमारे कमरे में कोई है। मैंने खुद किसी इंसानी ढांचे को कुर्सी पर बैठे देखा था और उसके जस्ट आधा 1 घंटे बाद विक्रम ने मुझे जगाने की कोशिश करते हुए सेम वही बात कही थी। उसने भी रात को हमारे कमरे में किसी को देखा था। इस बात का ध्यान आते ही मेरे तन बदन में एक बड़ी ही भयानक सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया था कि विक्रम के साथ जरूर कुछ हुआ है। वह ऐसे ही इस तरह अचानक रात रात कमरे से बिना किसी को बताए गायब नहीं हो सकता। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। मेरा मन बेचैन होने लगा और मैंने अपने भाई भरत और दोस्त प्रताप को रात वाले इंसिडेंट के बारे में बताया और ये भी बताया कि विक्रम ने भी मुझे जगाकर कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश की थी। मेरी बात सुनकर मेरा भाई भरत और दोस्त प्रताप दोनों हक्के बक्के रह गए। फिर हम सब ने मिलकर यहाँ वहां तकरीबन 20-25 मिनट कॉटेज में, जंगल में, आसपास सब जगह ढूंढ लिया, पर उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। उसका सारा सामान भी ज्यों का त्यों रखा हुआ था। वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया था। ये बात हमें और ज्यादा हैरान कर रही थी। अब हम तीनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। ऐसे में अब हमारे पास इस बारे में मामा जी को बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सुबह के तकरीबन 9 बजने आए थे। मामा जी और उनके दोनों साथी राउंड से लौट आए थे। उनके आते ही हमने पूरी हिम्मत करके विक्रम के बारे में मामा जी से बात की और ये भी बताया कि मैंने उसे आखिरी बार रात के 2 बजे के आसपास देखा था। लेकिन अभी हमने मामा जी को पूरी बात बताई ही नहीं थी, इसलिए मामा जी का शक सबसे पहले टाइगर अटैक की तरफ ही गया। उन्हें इस बात का डर था कि सुबह टहलते हुए विक्रम कहीं जंगल में अंदर की तरफ तो नहीं निकल गया और उसके साथ कोई अनहोनी ना घट गई हो। इसी आशंका से घिरे मामा जी, उनके दोनों साथी और हम तीनों दोस्त विक्रम को ढूंढते हुए, उसे आवाज लगाते हुए जंगल में अंदर की तरफ गए। बट हमें कहीं कुछ नहीं मिला। ना तो वहां कहीं विक्रम की कोई निशानी थी और ना ही टाइगर के आने की कोई निशान, जैसे फुटप्रिंट्स, ब्लड या घसीट के कोई निशान। मामा जी और उनके साथियों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों के साथ मिलकर उन सब ने पूरा जंगल छान मारा था, पर विक्रम का कहीं कोई अता पता नहीं था। आखिरकार थक हार कर हम सब जंगल से लौट आए। तब तक दिन के 2 बज गए थे।
कड़ी धूप और तेज गर्मी के बीच हम सब ने विक्रम को ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारा था, लेकिन अब जब हमें उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाया तो अंततः हमने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस कंप्लेंट के बाद आधे एक घंटे में पुलिस ने आकर अपनी छानबीन शुरू कर दी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। बस एक ही रात में मेरा दोस्त विक्रम कहाँ चला गया, हम लोगों में से कोई नहीं जानता था। मामा जी और पुलिस कर्मियों ने विक्रम के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। दूसरे दिन सुबह होते होते विक्रम के फादर और उसके बड़े भाई भी वहां आ पहुंचे। बहुत सारी चीजें हुई। उसके पिताजी और भाई मुझ पर भड़के भी। उन्हें लग रहा था कि हम लोगों ने ही विक्रम के साथ कुछ कर दिया है, इसलिए उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। इसका सबसे ज्यादा असर मेरे मामा जी पर हुआ। उन्हें बिना किसी कारण के सस्पेंड कर दिया गया। उस इंसिडेंट ने सबकी लाइफ खराब कर दी। हम लोग अपने अपने घर लौट आए थे, पर कोई चीज थी जिसने हमारा पीछा हमारे घर लौट आने के बाद भी नहीं छोड़ा। मुझे, मेरे दोस्त प्रताप और मेरे ममेरे भाई भरत को अब इल्यूजनेशंस होने लगे थे। खैर, उस वक्त वह शांत हो गया था। उसे शांत करने के बाद मैंने भरत के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे से पूछते हुए बोला, तू कहना क्या चाहता है भरत? मेरा मतलब है, तू कह रहा है कि विक्रम तुझे रात को सोने नहीं देता, और साथ में तू यह भी कह रहा है कि विक्रम अचानक कहां गायब हो गया और अब वह कहां है? तुझे सब पता है, पर कैसे? मेरा सवाल सुनते ही भरत एक बार फिर दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसे इस तरह पागलों की तरह रोते देख ना तो हम कुछ समझ पा रहे थे और ना ही उसे संभाल पा रहे थे। आखिरकार रोते रोते रुंधे हुए कंठ से ही मेरे सवाल का जवाब देते हुए वह बोला, किशन भाई, वह विक्रम अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी यह बात सुनकर तो एक बार फिर मेरे और प्रताप के होश उड़ गए, या यूं कहें तो हमारे चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया। उसकी यह बात सुनने के बाद तो एक बार के लिए मेरी जबान ही हलक में आकर अटक गई थी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी फीलिंगलेस सी आवाज में बोला, ये तू क्या कह रहा है भरत? मतलब कैसे? मेरी बात सुनकर और हमारे रिएक्शंस देखकर भरत बोला, मैं जानता हूं किशन कि तुम दोनों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर यार मैं सच बोल रहा हूं। किशन, तूने उस दिन बताया था ना कि तुझे हमारे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ था। प्रश्न भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा, और वही बात उसी रात विक्रम ने भी बताई थी तुझे? उसकी बात का जवाब देते हुए मैंने भी नरमी से कहा, हाँ बताई थी, पर तू अब यह सब क्यों बता रहा है? मेरी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए वह बोला, क्योंकि इससे आगे की कहानी खुद विक्रम ने मुझे सपने में आकर बताई है, और एक बार नहीं, हर रोज हर रात वह मेरे सपने में आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है वह कुएं में डूब रहा है, उसे वहां से बाहर निकालो, उसे वहां से बाहर निकालो। यह कहते हुए वह बेहद डर गया, लेकिन अब मैं और प्रताप पूरी बात जानना चाहते थे, इसलिए हमने भरत को बाहों से पकड़कर लगभग झकझोरते हुए कहा, देख भरत, पहेलियां मत बुझा, जो भी है साफ साफ कह दे। अपनी बात पर जोर देते हुए हम दोनों, मैं और प्रताप बोले, सब कुछ बता और शुरू से बता। हमारी बात सुनते ही वह तुरंत बोला, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं यार। उस रात जब विक्रम ने तुझे जगाने की कोशिश की थी और तू नहीं जागा, तो उसने अपने पास रखी टॉर्च उठाई और सामने कुर्सी पर बैठे उस शख्स पर फोकस किया, तो उसने देखा सामने कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें और लाल आंखें थीं। उसने एक फॉरेस्टर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसे देखकर विक्रम इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। डर के कारण उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह झकझोर कर हम लोगों में से किसी को उठा भी नहीं सका। उसे इस तरह डरते देख वह आदमी उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके चलने से ठीक वैसी ही जूतों की आवाज आ रही थी जैसी हमने जंगल में उस शाम को सुनी थी। उसके जाते ही पता नहीं विक्रम को क्या हुआ, वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। वह उसके पीछे ऐसे जा रहा था मानो किसी चुंबक से खींचा जा रहा हो। अब उसके चेहरे पर ना तो डर था और ना ही कोई और भाव।
वह तो बस उसके पीछे पीछे जा रहा था। देखते ही देखते वह आदमी उसे जंगल के अंदर गहराइयों तक ले गया, ऐसी जगह जहां शायद ही कभी कोई फॉरेस्टर भी गया हो। वहां जाते ही विक्रम का सम्मोहन टूटा और वह एकदम सिहर कर जागा, जैसे नींद से जागा हो। सम्मोहन के टूटते ही जब विक्रम ने खुद को आधी रात में घनघोर अंधेरे के बीच उस जंगल में देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन गनीमत इस बात की थी कि विक्रम मंत्रमुग्ध होकर जब उस आदमी के पीछे चला था तब उसके हाथों में वो टॉर्च भी थी जो उसने उस आदमी की शक्ल देखने के लिए यूज की थी। जब विक्रम ने उस जंगल में खुद को अकेले देखा तो उसके होश उड़ गए थे। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई थी, लेकिन तभी उसे अपने हाथ में पकड़ी वो टॉर्च का अनुभव होने लगा, जिसे दूसरे हाथ से छूकर उसने इत्मीनान किया कि वो एक टॉर्च ही है। टॉर्च का अनुभव पाते ही उसके मन को एक गहरी शांति मिली, क्योंकि उस वक्त आधी रात को जंगल की गहराइयों में अकेले इंसान के लिए रोशनी क्या अहमियत रखती है, इसे समझ पाना किसी भी इंसान के लिए इतना मुश्किल नहीं है। वह टॉर्च उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उस वक्त उसने रोशनी के लिए तुरंत वह टॉर्च ऑन की तो उसके फेस के ठीक सामने वही आदमी खड़ा था जिसके पीछे चलकर वह यहां तक चला आया था। उस आदमी को बिल्कुल अपने सामने देखकर विक्रम पूरी तरह से डर गया। आधी रात को उस वक्त वह अजीब सा आदमी उसके ठीक सामने खड़ा अपनी लाल खूनी आंखों से उसे घूरे जा रहा था। उसके पास से बहुत ही गंदी किसी चीज के सड़ने जैसी बदबू आ रही थी। ऐसे में विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। उस आदमी को देखकर वह इतना तो समझ ही गया था कि वह आदमी बिल्कुल भी सामान्य इंसान तो नहीं है। ऐसे में उस आदमी की तरफ देखते हुए विक्रम बोला, कौन हो तुम? लेकिन उसका सवाल सुनने के बाद भी वह आदमी चुप खड़ा रहा। ऐसे में उसने उस आदमी की तरफ देखते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर दोबारा वही सवाल पूछा, कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? इस बार उसका सवाल सुनकर वह शख्स भड़क उठा और भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोला, फॉरेस्टर हूं मैं, जंगल का रक्षक। मैं यहाँ इस कुएं में आराम से सो रहा था, पर तुम और तुम्हारे दोस्तों ने जंगल के बीच में आकर शराब पी, नॉनवेज खाया, हुड़दंग मचाया और मुझे जगा दिया। दहाड़ मारकर चिल्लाते हुए बड़ी ही भयानक आवाज में वह बोला, अब मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर विक्रम का पूरा शरीर थरथरा उठा। वह वहां से भाग जाना चाहता था, पर उसके पांव उस वक्त इतने भारी हो गए थे जैसे वहीं जमीन में गड़ गए हों। अब विक्रम के पास उस आदमी से मिन्नतें करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, देखो मुझे जाने दो। हमने जंगल में जो कचरा फैलाया है हम उसे साफ कर देंगे और आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। बस एक बार माफ कर दो हमें, आखिर हम सब भी तुम्हारे बच्चों जैसे ही तो हैं। विक्रम की मिन्नतें सुनकर वह भयानक आदमी जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक हंसते हंसते वह रुका और उसने अपने हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाए। उसका हाथ जैसे जैसे विक्रम के पास आ रहा था, विक्रम पीछे हटता जा रहा था और उस आदमी का हाथ उतना ही लंबा होता जा रहा था। आखिरकार उस भयानक हाथ ने विक्रम के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले ही लिया और उसे उठाकर वहां उसी जगह पर उसी वीरान पड़े कुएं में फेंक दिया जिसका जिक्र उसने कुछ देर पहले किया था। यह कहते हुए भरत बुरी तरह हांफ गया, पर किसी तरह खुद को संभाल कर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वो बोला, वो डूब रहा था किशन, वो डूब रहा था मेरी आंखों के सामने और वो भयानक आत्मा हंस रही थी, जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रहती है। वो आत्मा हम सबको नहीं छोड़ेगी। पहले उसने विक्रम को मारा, अब वह हमें भी मार देगी। यह कहते हुए उसने एक दुख भरी करुण आह भरी और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को ढंक कर जोर से दबा दिया ताकि उसके कानों में कोई आवाज ना गूंजे। उसकी यह हालत देखकर मैं और प्रताप समझ गए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लौटने के बाद से लेकर अब तक हमारे साथ क्या हो रहा था। सारी चीजें समझ में आते ही
हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, जो डर के मारे बिल्कुल भी देखने लायक बचा नहीं था। पर अब जब हमें सच पता चल ही चुका था, तो मैंने भरत को संभालते हुए उससे पूछा, तो अब विक्रम हमसे क्या चाहता है? मेरी बात का जवाब देते हुए भरत बड़ी ही थरी हुई सी आवाज में बोला, मुक्ति। उसकी आत्मा आज भी उस कुएं में कैद है, क्योंकि उसका शरीर वहां पर है। वह चाहता है कि हम उसका शरीर वहां से निकालें और विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार करें, उसका पिंड दान करें, ताकि उसे उस कुएं से और उस भयानक प्रेतात्मा से मुक्ति मिल सके। आज तक उस फॉरेस्टर की आत्मा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि हर बार उसके और हमारे बीच में विक्रम की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। वह तो मरकर भी अपनी दोस्ती निभा रहा है किशन, पर अब बारी हमारी है। हमें उसे उस कुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार करना ही होगा। मुझे भी उसकी बात ठीक ही लगी, लेकिन प्रताप उस वक्त एकदम खामोश सा खड़ा था। उसे इस तरह खामोश खड़ा देख उसकी तरफ देखते हुए मैं बोला, क्या हुआ प्रताप, तुम इस तरह खामोश क्यों खड़े हो? मेरा सवाल सुनकर वह थोड़ा सकपकाया और कुछ पल सोचने के बाद हिचकिचाते हुए मेरी ओर देखकर बोला, यार किशन, मैं मानता हूं कि विक्रम हमारा दोस्त था और उसे मुक्ति दिलाना भी हमारा ही फर्ज है, पर यार अब तो वह इस दुनिया में है ही नहीं। उसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे विधि विधान भी कर लेंगे, पर उसे मुक्ति मिल जाने के बाद अगर उस फॉरेस्टर की आत्मा ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो अब तक तो विक्रम ही उस प्रेत से हमें बचाता आ रहा है। बावजूद इसके उस भयानक आत्मा ने हमारा जीना हराम कर रखा है। तो सोचो, जब विक्रम की आत्मा हमारी हिफाजत करने के लिए मौजूद ही नहीं होगी, तब हमारा क्या होगा? वह फॉरेस्टर का भूत तो हमें मार ही डालेगा ना। यह कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में तरस भी। मैं गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, यार प्रताप, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? विक्रम हमारा दोस्त है, उसकी डेड बॉडी वहां उस कुएं में पड़ी सड़ रही है। उसकी रूह ने हमसे मदद की गुहार लगाई है और तू, छी, मुझे शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। मैं और भरत जा रहे हैं वहां उस जंगल में। तुझे चलना है तो साथ चल, वरना अपना मुंह बंद रखकर चुपचाप बैठ जा। ये कहते हुए मैंने प्रताप को बुरी तरह से झाड़ दिया। मेरी बातें सुनकर प्रताप को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मुझसे माफी मांगते हुए बोला, यार किशन, माफ कर दे यार, मैं डर गया हूं यार, बुरी तरह डर गया हूं। इसलिए इस वक्त मुझे अपने सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा है। पर यार, मैं तुम लोगों को अकेले वहां नहीं जाने दूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, पर हम तीनों वहां जाकर करेंगे क्या? हमें तो कुछ भी नहीं आता। हम कैसे मुक्ति दिला पाएंगे विक्रम की आत्मा को? आखिर हम सब बच्चे ही तो हैं। मुझे लगता है इस काम के लिए हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए, पर किसकी ये समझ नहीं आ रहा। अगर विक्रम के माँ बाप को बता दिया तो वे लोग हमें ही जेल भिजवा देंगे और हमारे पेरेंट्स तो पहले ही हम लोगों से नाराज हैं। अब वे और किसी लफड़े में ना तो खुद पड़ेंगे और ना ही हमें पढ़ने देंगे। बात तो उसकी सही भी थी। हम लोग आखिर बच्चे ही तो थे। हम वह सारी चीजें करने के लिए ना तो पूरी तरह तैयार थे और ना ही सक्षम, लेकिन मदद मांगने जाते तो जाए भी किससे? ऐसे में मेरे दिमाग में रह रहकर बस एक ही नाम आ रहा था, मामा जी। लेकिन हमारी वजह से वे पहले भी एक बार सस्पेंड हो चुके थे, इसलिए हम उन्हें दोबारा मुश्किल में भी नहीं डालना चाहते थे। सो हमने फिलहाल किसी को बताए बिना ही सब कुछ अकेले करने का फैसला कर लिया और पहुंच गए वहां उस जंगल में। हम लोगों को लग रहा था कि अगर हम विक्रम की लाश कुएं से निकाल कर जला देंगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। यही चीज पता थी हमें तो, बस जो हमने फिल्मों में देखी थी। पर क्या वाकई चीजें इतनी आसान होती हैं? भरत के बताए रास्ते पर चलते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे थे। वह रास्ता इतना उबड़ खाबड़, पथरीला और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां दिन में जाने पर भी हम लोगों के पसीने छूट रहे थे। उस रास्ते पर विक्रम आधी रात को अंधेरे में एक भूत के पीछे कैसे चला होगा, ये सोच सोच कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। भरत के बताए रास्ते पर चलते हुए हमें तकरीबन 30 से 40 मिनट होने आए थे, लेकिन अब भी उस कुएं का कहीं कोई अता पता नहीं था।
अब तो मन ही मन हमें लगने लगा था कि शायद भरत भी हमारी ही तरह चीजें इमेजिन करने लगा है, उसे भी हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। अभी हमारे दिमाग में यही सब चल रहा था कि तभी भरत जोर से चीखा, अपने से आगे की तरफ हाथ उठाकर इशारा करते हुए। उसने कहा, वो देख किशन, कुआं। जब हमारी नजर दूर से ही उस कुएं पर पड़ी तो डर के मारे हमारे होश ठंडे हो गए, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए जैसे ही हम कुएं की तरफ आगे बढ़े, उस कुएं में से किसी आदमी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। हाँ हाँ हाँ, वो आवाज थी तो हंसी की, पर थी इतनी ज्यादा भयानक कि मैं दोबारा उसे कभी नहीं सुनना चाहूंगा। फिर भी हम अपने डर पर काबू पाते हुए धीरे धीरे उस कुएं की तरफ आगे बढ़े। वह कुआं एकदम वीरान पड़ा था, उसमें अब भी पानी था या नहीं हमें तो ये भी पता नहीं था, लेकिन शायद उस फॉरेस्टर की आत्मा को यह मंजूर नहीं था कि हम उस कुएं के पास भी जाएं। इसलिए जैसे ही उस कुएं की तरफ हम थोड़ा और आगे बढ़े, उस कुएं में से कुछ अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई, जैसे कुएं में पानी उबल रहा हो, ठीक वैसी ही। और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने उस कुएं का पानी उबलकर बाहर गिरने लगा। उस खौलते हुए पानी को देखकर हमारी तो जान ही हलक में आ गई। अब उस कुएं के पास रुककर हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, या यूं कहें कि अब हमारी वहां रुकने की हिम्मत ही नहीं बची थी। इसलिए उस वक्त उस मंजर को देखने के बाद तो हम सर पर पैर रखकर वहां से ऐसे दौड़े जैसे जिंदगी की आखिरी दौड़ हो। उस वक्त दौड़ते हुए हमें यह भी भान नहीं था कि हमारे पैरों के नीचे कांटे आ रहे हैं या सांप और बिच्छू। डर के मारे हम बदहवास होकर बस भागे जा रहे थे, और हम तब तक भागते रहे जब तक कि मामा जी के कॉटेज तक ना पहुंच गए। हमें उस वक्त वहां देखकर मामा जी हैरान हो गए, और उससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें हमारे जंगल की तरफ से यूं बदहवास होकर भागते हुए आने पर हुई। खैर, उन्होंने उस वक्त हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और हमें अच्छे से वहां बैठाकर पानी वगैरह पिलाया। जब कुछ देर वहां बैठकर हम थोड़ा रिलैक्स हुए, तब मामा जी ने हमसे सारी चीजें पूछी। हमें भी विक्रम की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उनकी मदद की जरूरत थी, इसलिए हमने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी घटनाएं अच्छे से बताई। अपने की पर उनसे माफी भी मांगी और दोस्त की आत्मा की मुक्ति के लिए मदद भी मांगी। जब हमने मामा जी को उस फॉरेस्टर की आत्मा वाली बात बताई तो उसे सुनकर वे बिल्कुल भी नहीं चौंके, और हमारी ओर देखते हुए वे बोले, मैं उस फॉरेस्टर की आत्मा के बारे में पहले से ही जानता हूं बच्चों, इसलिए मैंने तुम्हें टाइगर के बहाने जंगल में अंदर की तरफ जाने से मना भी किया था। मुझे लगा था कि तुम लोग टाइगर का नाम सुनकर डर जाओगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने तो उस प्रेतात्मा के इलाके में जाकर उसे ललकारा है, वह इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सालों पहले उसी कुएं में एक नील गाय के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पैर फिसलकर उस कुएं में गिरने से उसकी मौत हुई थी। तब से लेकर आज तक जंगल के उस हिस्से में उसी की आत्मा का राज है। हम डिपार्टमेंट के लोग भी उस इलाके में जाने से कतराते हैं, वहां कभी कोई नहीं जाता। और तुम लोगों ने तो वहां जाकर उसके बाद उन्होंने वहां रहने वाले कुछ पहाड़ी लोगों से संपर्क किया, और सबसे पहले हम तीनों की सुरक्षा का प्रबंध करते हुए हमें एक कवच रूपी तांबे, पीतल और चांदी आदि से बने मिश्र धातु के कड़े पहनाए गए, जिनमें उन लोगों ने कुछ मंत्र भी फूंके थे। उसके बाद दूसरा काम था विक्रम की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान आदि विधि करना, जिसके लिए एक नामी पंडित जी से संपर्क किया गया, और उन्हीं के सान्निध्य में उस कुएं से विक्रम की अस्थियां निकाली गईं, क्योंकि इतने वक्त पानी में रहने के कारण उसका शरीर तो गल चुका था। इसलिए उसकी अस्थियां निकलवाकर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद पंडित जी ने हमसे उसका पिंडदान करवाया, और उसकी बची खुची अस्थियों और राख का प्रवाह भी हमसे ही गंगा घाट पर ले जाकर करवाया गया। उसके बाद मुक्ति पूजा और हवन भी किया गया, ताकि विक्रम की आत्मा को मुक्ति मिल सके। साथ ही उस फॉरेस्टर की आत्मा आगे फिर
कभी हमें तंग न करे। उस पूजा के और विधि विधान के 20-22 साल बाद आज तक हम तीनों में से किसी के भी सपने में ना तो विक्रम आया और ना ही उस फॉरेस्टर की आत्मा। हमारे साथ होने वाली सारी अजीबोगरीब चीजें भी उस दिन के बाद होना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन बावजूद इसके उन पंडित जी ने, जिन्होंने ये सारी क्रियाएं करवाई थी, हमें उस दिन के बाद फिर कभी भूल कर भी उस जंगल में न जाने की सलाह दी थी, जिसका आज तक हम सब ने पालन किया और मौत के मुंह में जाकर भी जिंदा बच निकले। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि यह पूरी स्टोरी सुनकर आपको काफी आनंद आया होगा और जंगल के कई रहस्य आपके सामने खुले होंगे। और शायद अगर इस स्टोरी से आप कुछ समझ सके तो आप भी कभी जंगल में ऐसे अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि उस जंगल के रहस्य के बारे में आप कुछ जान ना लें। तो साथियों, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।